आपको लिख कर देता हूँ, आप इंशाल्लाह इलेक्शनों में कामयाब भी होंगे। नून लीग ने बंदोबस्त किया कि लेवल प्लेइंग फील्ड ना हो तो फिर मैं शिकायत उन्हीं के खिलाफ करूंगा। इलेक्शन कमीशन से करें, मुक्तदरा से करें, अगर वो करना चाहते हैं, कि वो समझते हैं कि कोई ऐसा इशू है, हाथ खोल दें। क्या मुराद है इससे? फिर तो हम एटीज में चले गए। फील्ड तैयार ही नहीं हुई तो लेवल किस तरह हो? पाकिस्तान की आवाम का कोई दिलचस्पी नहीं है मेरा कौन सा मैच चल रहा है, कैदी नंबर फला फला का आजकल का क्या ड्रामा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पावर पॉलिटिक्स विद आदिल अब्बासी। बिलावल भुट्टो की जानिब से नून लीग पर लफ्जी गोला बारी जारी है। आम तासुर है कि कबूलियत की दौड़ में पीपल्स पार्टी अपनी साबिका इत्तेहादी जमात के मुकाबले में पीछे रह गई है, इसलिए अपने सियासी मफाद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सेफ गार्ड बयानियाँ बना रही है, जिसके लिए पीपल्स पार्टी की थर्ड टियर की क़यादत को PTI से इत्तेहाद के ख्वाब भी आना शुरू हो गए। जबकि दूसरी तरफ नून लीग कबूलियत का तासुर देकर मकबूलियत का टेस्ट पास करने की कोशिशों में है। मरियम नवाज का कहना है कि माजी की तरह इस बार भी नवाज शरीफ इज़ राइजिंग फ्रॉम एशेस, यानी नवाज शरीफ नया सियासी जन्म ले रहे हैं। नून लीग ये बयानियां बना रही है कि इक़्तिदार में आकर मियाँ साहब को निकालने वाले ताकतवर लोगों का एहतसाब होगा, लेकिन अहम सवाल ये है कि क्या मियाँ नवाज शरीफ माजी में रहकर हाल की सियासत और मुस्तकबिल की हुकूमत हासिल कर पाएंगे, जबकि इससे पहले भी वो इन नारों पर अमल नहीं कर सके। याद रहे कि 2007 में एंटी स्टैब्लिशमेंट बयानी पर नवाज शरीफ का सियासी बयानिए का कम बैक हुआ था। फिर इस नौयत का विक्टिम कार्ड खेलकर 2018 के इलेक्शन में नून लीग पंजाब की सबसे बड़ी जमात बन गई थी, लेकिन फिर जेल से बाहर आने के लिए ये बयानिया शेल्फ पर रख दिया गया। इस दौरान 1.5 साल के इत्तेहादी हुकूमत भी हासिल कर ली गई, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ ज़्यादा नहीं बदले, क्योंकि गुज़िश्ता हुकूमत की माशी कारकर्दगी ने बने बनाए पॉलिटिकल कैपिटल पर पानी फेर दिया। इसलिए एक बार फिर इस बयानिए को शेल्फ से निकाल कर आवाम के सामने रख दिया गया है। देखना है कि क्या इस बार भी आवाम मियाँ साहब का बयानिया कबूल कर लेंगे, क्योंकि शेल्फ पर रखी हर चीज़ एक उसकी एक्सपायरी लाइफ होती है। खैर, इसका असल इम्तिहान तो इलेक्शन में ही होगा, लेकिन कुछ दिलचस्प हक़ाइक़ आपके सामने रखते हैं। मियाँ नवाज शरीफ चेयरमैन PTI और आसिफ जरदारी जिस जनरेशन से ताल्लुक़ रखते हैं उसको उर्फ़ आम में बूमर्स कहते हैं। जंग अजीम के बाद पैदा होने वाली इस नस्ल ने बेपनाह तरक्की की, जिसका फल बाद में आने वाली 3 नस्लों ने खाया। लेकिन 90 की दिहाई में पैदा होने वाली जनरेशन जूमर्स ने समाजी रुझानात को यकसर तब्दील करके रख दिया। ये जनरेशन डिजिटल एज में पलकर बड़ी हुई है, जिसके समाजी और मुआशी तकाजे गुज़िश्ता तमाम नस्लों से मुख्तलिफ हैं। इलेक्शन कमीशन के ताज़ा तरीन आदाद शुमार के मुताबिक मुल्क में इस नस्ल के वोटर्स की तादाद कुल 45% है। क्या सियासी जमातें रिवायती तरीक़ों से इस एज ग्रुप की तवज्जो हासिल कर सकेंगी, जबकि अब तक इस फील्ड में PTI को दूसरी जमातों पर सबकत हासिल है। दिलचस्प बात है कि परवेज़ खटक ने PTI का असर ज़ाहिर करने के लिए मज़ीद वक्त मांगा है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की भी इससे मिलती जुलती राय है। आसिफ जरदारी ने भी मईशत को तरजीह करार दिया है। तो क्या इलेक्शन में मज़ीद ताख़ीर भी हो सकती है? इस तमाम कशमकश में इलेक्शन कमीशन, नैब और सुप्रीम कोर्ट का किरदार बहुत आम होगा। इन्हीं तमाम मामलात पर बात करने के लिए आज अपने स्टूडियोज़ में दावत दी है। मेरे साथ मौजूद हैं फैसल वाडा साहब, फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर हैं, शुएब शाहीन साहब वकील हैं तहरीक इंसाफ के। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। वाडा साहब, आई विल स्टार्ट विद यू। मुझे बताइएगा, मियाँ साहब ने इलेक्शन जीतने का दावा कर दिया। उन्होंने कहा मैं लिख के देता हूँ कि हम इलेक्शन जीतेंगे। गो कि हमने अपना क्या पॉलिटिकल कैपिटल लूज़ कर दिया, लेकिन हम इलेक्शन जीतेंगे। बिलावल साहब ने नून लीग पर नाम लगाया है कि वो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दे रहे और अपनी अरेंजमेंट करके आ रहे हैं। क्या वाकई कौम ये समझे कि मियाँ साहब का नया सियासी जन्म होने जा रहा है, और बिलावल साहब जो कह रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है और मियाँ साहब की वजह से नहीं है, ये माहौल इस मुल्क में बन चुका है? शुक्रिया आदिल साहब। एक तो आदिल साहब ये कि माहौल तो किसी किस्म का कोई है ही नहीं मौजूद, नंबर 1। नंबर 2 ये कि मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मियाँ साहब कहाँ से कॉन्फिडेंस ला रहे हैं कि वो ये भी कह रहे हैं कि हम जीतेंगे, वो ये भी कह रहे हैं कि जिन्होंने हमें निकाला हम उनका एहतसाब भी करेंगे। जो अभी मौजूदा सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस साहिबान हैं उनका भी नाम ले रहे हैं, वो बाजवा साहब का नाम भी ले रहे हैं, फैज़ हमीद का भी नाम ले रहे हैं। तो मेरा तो सवाल बहुत सिंपल सा ये है कि बेशर्मी ये है कि आपने, अगर वो आदमी इतना बुरा था तो आपने उस आदमी को एक्सटेंशन क्यों दी थी? एक्सटेंशन का वोट क्यों दिया था? ख्वाजा आसिफ ने कहा हमने ब्लैंक चेक दिया है कि हम उनको देंगे। फिर 16 महीने मेरे बाप की हुकूमत थी, जिस हुकूमत में उन्होंने अपने कर्जे बढ़ाए और अपने केसेस माफ़ करवाए, उस 16 महीने में एहतसाब क्यों नहीं किया? क्या बाजवा साहब ने आगे कहा था कि मुझे एक्सटेंशन दे दो? नंबर 2। नंबर 3 सर ये
कि ये 18 जो बसीदा थर्ड क्लास जमहूरियत के नाम पे जमहूरी जनाजे जो हैं पार्टियों के, ये 18 शक्लें अब पाकिस्तान में एक्सेप्टेबल नहीं हैं। यही डॉलर में अरब खरबपति हैं, ठीक है, जो रोटी कपड़ा और मकान, जो वोट मांगने के लिए भीख मांगते हैं गरीब से और उसको जो चीज़ें चाहिए होती हैं, उन सब की फैक्ट्रियाँ इन लीडरों के पास है। शुगर मिल इनके पास है, आटे की फ्लोर मिल इनके पास है, चावल के गोदाम इनके पास है, पैसे इनके पास है, बिल्डिंगें इनके पास है, लॉयर्स इनके पास है, बैरून मुल्क जायदादें इनके पास है। गरीब को जो चीज़ की रिक्वायरमेंट है, जिससे वोट लेके आते हो, वो तो आपने 1 रुपए की चीज़ नहीं दी। फैसल साहब, आपने ट्वीट भी किया है, वो ट्वीट मैंने देखी है, आपने मोस्ट वांटेड लिखा है, बल्कि कहा है कि उसमें कुछ लोग जो है वो रह गए और आप इस पर बात भी कर रहे हैं। वैसे आप जब बात करते हैं तो फिर उसके बाद कुछ चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं, लेकिन जब आप ये कहते हैं कि ये मोस्ट वांटेड है और आप ये कहते हैं ये अब काबिल कबूल नहीं है, तो फिर होगा क्या पाकिस्तान में? देखिए ऐसा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने अभी तक जो फॉर्मेट देखा है, आपके इस मुल्क की बदनसीबी ये है कि इसमें जितना बेईमान, जितना क्रिमिनल, जितना सेल्फ इंटरेस्ट वाला, जितना दूसरे मुल्कों को फ़ायदा देने वाला घटिया और बदबूदार आदमी होगा, वो वज़ीर आज़म की कुर्सी पर जरूर क्वालिफाई करेगा। मैं आपको 1 सेकंड में हिस्ट्री बता देता हूँ। जंदाल आ गया, रडार के नीचे आप मिल रहे थे, बॉर्डर्स पे शहादतें हो रही थी, कोर्टों को ब्लैकमेल किया जा रहा था, अटैक किया जा रहा था, क्लिंटन का भागा जा रहा था। नाम क्या है? मियाँ नवाज शरीफ। काम क्या, ओहदा क्या है? वज़ीर आज़म पाकिस्तान। उससे आगे आ जाए खाकान अब्बासी साहब, तोशाखाना केस, पेट्रोलियम केस, जेल, ओहदा वज़ीर आज़म पाकिस्तान। आगे आ जाए परवेज़ अशरफ साहब, रेंटल का इलेक्ट्रिक रेंटल का स्कैंडल, करप्शन, ओहदा वज़ीर आज़म पाकिस्तान। गिलानी साहब हीरों का हार सदके का बेगम को देते हैं, करप्शन में मुलव्वस होते हैं, ओहदा वज़ीर आज़म पाकिस्तान। कोटेकना के सबूत गायब हो जाते हैं, मिस्टर 10% के लाते हैं, जेल जाते हैं, और नाम जरदारी साहब, ओहदा सदर मुमलिकत पाकिस्तान। इमरान खान साहब, नया पाकिस्तान, पुराना पाकिस्तान, अजीब सा पाकिस्तान। शौहदाओं की लाशों का तमस्कर उड़ाने निकल गए, ठीक है, ओहदा वज़ीर आज़म पाकिस्तान। ये ड्रामा हम कब तक बर्दाश्त करेंगे? क्या 24 करोड़ लोगों में आपका 750 लोग ढूंढने के लिए नहीं है? क्या लोग अंधे हैं, लोग बहरे हैं? आप इस हद तक गिरा चुके हैं लोगों को कि एक गरीब आदमी आदि भाई एक गरीब आदमी रोटी खाने के लिए बेसी के अंदर अपनी 13 साल की बेटी नौकरी कराने भेजता है जजों के और पीरों के घरों में, उनका आप रेप करते हैं, उनका ज़ब्ती करते हैं, उनका कत्ल कर देते हैं सर। लेकिन वो और आप कत्ल करने के बाद बेसी के अंदर समेत मेरे खबर आती है, निकल जाती है। लेकिन मियां साहब ये कह रहे हैं लंदन में कि एहसन इकबाल साहब ने उनको बताया, वो कह रहे हैं कि अगर हम ये ना संभालते तो वो डिफॉल्ट करके चले गए थे मुल्क को और 1000 रुपए का जो है वो पेट्रोल बिखरा होता। कितनी बेशर्मी वाला, सही, कितनी बेशर्मी वाला। कहते हैं हमने आके संभाला है। देखिए मेरी बात सुने, फिर मैं आपको, ये पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है पूरी दुनिया का जिसमें 164 का कन्फेशनल स्टेटमेंट देके इसहाक डार साहब फरार हो जाते हैं, मफरूर कहलाते हैं, इश्तिहारी कहलाते हैं। एक रात आते हैं, केसेस बंद, अगले दिन सेनेट बहाल, उसके तीसरे दिन मिनिस्टर फाइनेंस। ये बातें सब मैंने तस्लीम कर लिया। मुझे बताएं, जो बिलावल साहब परेशान हैं, वो कहते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। लेवल प्लेइंग फील्ड एक ही तरह से मिल सकती है। इन सारे 18 लीडरों को लेवल करें, इस पे प्ले करें और इनको फील्ड के अंदर घुसेड़ दें और नए पौध ले आए आगे। गिव अदर्स अ चांस। चाहे इन्हीं जमहूरी जनाजों के अंदर से ही आप अच्छी शक्लें ले आए, लेकिन आप ये नहीं बढ़ा। देखिए 6.25 करोड़ आपके पास जवान लड़का है, जवान बच्चे हमारे, ठीक है, वो पूरे पाकिस्तान के अंदर, वो हम मेरे और आपसे ज़्यादा बहुत एजुकेटेड है, ठीक है। आप समझते हैं कि ये ड्रामा करने देंगे, ख्वाहिशात पूरी करने देंगे? ये कैसे, कब तक चलेंगे आप कि एक को अंदर कर दिया, दूसरे को बोल से बाहर भेज दिया, तीसरे को दे दिया, तीसरे को अंदर किया, पहले वाले को बुला लिया। चलो मैं अब आपसे सोल्यूशन पूछूंगा इसके बाद अगले फेज में कि फिर हल क्या है इसका। शोएब शाहीन साहब, आप ये इल्जामात देख रहे हैं जो बिलावल साहब लगा रहे हैं और पीपल्स पार्टी कह रही है कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, नून लीग को मिल रही है, पीटीआई की इस लड़ाई पे, इस बयानात पर क्या पोजीशन? देखें, पहली बात तो ये है कि ये इनकी नूरा कुश्ती है। बिलावल साहब को सिर्फ एक तकलीफ़ है कि जो हटाए गए थे इस्टेब्लिशमेंट की मदद से, जो डेपुटेशनिस्ट आए थे पीटीआई में, वो तैयार थे शायद, या प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए भी तैयारियां थीं जो हमने सुना था बलूचिस्तान में या पंजाब में। बाद में उनको कहा गया कि रुक जाओ, यहाँ नहीं जाना। उनको तकलीफ़ ये है कि हमारे लिए लेवल प्लेइंग फील्ड क्यों नहीं कराया गया, यानी तैयारी वो क्यों नहीं कराई गई जो हमारे लिए तैयार होना चाहिए। 2 साल से तो वो ये समझ रहे थे कि हमारे लिए तैयार हो रही है, लेकिन अचानक उन्हें पता चला कि आगे यू टर्न आ गया। इनके लिए नहीं, वो PMLN के लिए शायद तैयारी हो रही है, या उनको एक ख़त लगा। तकलीफ़ उनको सिर्फ यहाँ से है। और पूरे 16 महीने ये सारे फ्रॉड में, इस जराइम में शरीकेकार थे जो PDM ने किया। और जो नवाज शरीफ ने जो कल स्टेटमेंट दी है, आप उसको देखें, कितना बड़ा फ्रॉड है कि एक शख्स
जो पहले आता है एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानियाँ लगाता है, मुशर्रफ के ख़िलाफ़ प्रोसीडिंग्स में उसको वापस भेजता है कि जाओ तुम मुल्क से बाहर चले जाओ, जब तक कि वो ज़िंदगी रही बाहर चला गया, और बाद में कहा कि जी आ जाओ अपने मुल्क में, हमें कोई एतराज़ नहीं है। और उसके बाद 16 महीने ये जो थे उनके बकौल बाजवा साहब ने जुर्म किया 17-18 में, ऐसे ही है ना। 19 में ख्वाजा आसिफ की स्टेटमेंट उठा लें, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, पूरी लीडरशिप ने कहा कि नहीं इनको एक्सटेंशन देनी है। फिर आप आगे आ जाते हैं। चूज नहीं हो सकता ना, आप 2 लोगों को पंचिंग बैग बना लें और बाकियों का नाम ना लें जो इसके अंदर थे, चाहे वो अदालत में भी हो चाहे वो एस्टैब्लिशमेंट के अंदर भी हो। 2019 में ये तो सिलेक्टिव जस्टिस मियां साहब मांग रहे हैं, जस्टिस होना चाहिए तो फिर थ्रू आउट होना चाहिए, किसने क्या किया, पूरी किताबें सारों की खुलनी चाहिए। इनका कंडक्ट देखें, 2019 में एक्सटेंशन पर क्यों दी? हम ये बात कर रहे हैं। दूसरी बात, पिछले साल किसकी मदद से आपने ये इक़्तिदार लिया, फिर उससे बढ़कर किसकी हेल्प लेके आप मुल्क से बाहर गए, फिर आपने इस 16 महीनों में आपके जो सुरखेल थे पीडीएम की जमातों के, शहबाज शरीफ कहता था एक फ्लाईओवर भी मैं आर्मी चीफ के इजाज़त के बगैर या उसकी मदद के बगैर नहीं बना सकता, ये तो उसकी थी और मैं आंखों का तारा हूँ, मेरे मुझे फ़ख्र है इस बात के कि मुझे कहा जाता है कि मैं एस्टैब्लिशमेंट का बंदा हूँ। और वही कह रहे हैं आज कि जनाब नवाज शरीफ आ रहे हैं बड़े हीरो और लीडर बन के। अच्छा 87 वज़ीर व मुशीर थे उनके, 87, उनमें से 5 थे पीपल्स पार्टी के, 4 थे फजलरहमान के, 5-7 और निकाल दें, 70 इनके वज़ीर व मुशीर थे, सारे के सारे PMLN के, प्राइम मिनिस्टर इनका। तो 16 महीनों में आपकी कारकर्दगी क्या थी? अच्छा आप कहते हैं कि जी हमने डिफ़ॉल्ट को बचाया, तमाम इंडिकेटर्स ये कहते हैं 0 से लेकर 5% चांस था डिफ़ॉल्ट का उस ज़माने में। आज आपने डिफ़ॉल्ट से नहीं बचाया, डिफ़ॉल्ट को सिर्फ डिले किया है, वो भी $1 बिलियन लेके। ख्वाजा आसिफ कहता है हम डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं। डिफ़ॉल्ट क्या होता है? आपने 16 रुपये बिजली का यूनिट पहुंचा दिया 60 रुपये पे, आपने डॉलर को 170 से उठा करके आपने 350 पे पहुंचा दिया, आपने। सो बेसिकली आपका आर्गुमेंट ये है कि जो पेट्रोल की कीमत जो बयानियां बनाना चाह रहे हैं वो बयानियां नहीं चलेगा, उसमें एक तो ज़ाहिर है सिलेक्टिव जस्टिस उसको बेस बनाते हैं और जनरल बाजवा से को एक्सटेंशन भी देते हैं, अपने माफिया तलाफियां मिन्नतें तरले करके अपने मामलात भी सेट करते हैं और फिर उसके बाद दोबारा ये सिर्फ और सिर्फ उनको ये नजर आ रहा है कि हम आ करके लोगों को फेस कैसे करेंगे। जो कुछ इन्होंने 16 महीनों में कारकर्दगी दिखाई, जो अपना अफलातून भेजा था इसहाक डार को, क्या करके गया? वो कहते थे ना महंगाई मुकाओ मार्च लेकर आएंगे। आपको लगता है कि पीपल्स पार्टी लेसर इवल होगी आपके लिए अगर आप नून लीग का रास्ता रोकना चाहें, पीटीआई किसी तरह, क्योंकि उनको ख्वाब आना शुरू हो गए कि आप लोगों के साथ इत्तेहाद हो? देखें हम सिर्फ एक बात कहते हैं, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराएं, लोगों को उनका चॉइस दें, मौका दें। पर अगर आप इलेक्शन में आपके साथ इत्तेहाद इंडिपेंडेंट लड़ेंगे, किसी से कोई इत्तेहाद नहीं होगा। आपकी पॉपुलैरिटी में और पीपी की फर्क है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि बाद में इत्तेहाद बन सकता है आपका और पीपी? बिल्कुल नहीं, हम इंडिपेंडेंटली इलेक्शन लड़ेंगे। ये परवेज इलाई वाला मामला ना हो जाए। देखें परवेज इलाई तो हमारी पार्टी में शामिल हुए ना, पार्टी में बाद में शामिल हुए हैं और आज भी पार्टी में शामिल हो जाएंगे तो चोर डाकू नहीं रहेंगे। देखें क्वेश्चन ये है कि एक शख्स पार्टी में आया है और पार्टी ज्वाइन की है, आज जितना सफरर वो है। मेरा इशू कुछ और है। मैं फैसल वाडा आपसे इस बात से इत्तेफाक करता हूं। मुझे ये बताएं, आप तो इलेक्शंस का ज़माना चाहते थे, आप रेवोल्यूशनिस्ट थे, आप इंकलाब लाना चाहते थे। परवेज इलाई साहब को आपने कितना मलाइन किया जब वो आपकी पार्टी में कैबिनेट में आए, आपने शक्ल तक नहीं देखना चाहते थे मोहन इलाई की, लेकिन आपने बाद में उन्हें सारा कुछ दिया। कैसे नहीं दिया? सर मैं गुजारिश, देखें ना, आपने अभी खुद कहा कि वो बाद में पार्टी ज्वाइन कर गए, इसका मतलब ये कि अगर चोर डाकू भी और पार्टी ज्वाइन कर ले तो वो पवित्र हो जाएगा। कोई शख्स जो जुर्म करेगा उस जुर्म की उसको सजा मिलनी चाहिए और मिले। कल बुला के परसों बुला के जो टिकट दिया है राजा रियाज साहब को, वो तो पहले वो जो कहते थे, उन्होंने एक पैटर्न सेट किया था कि जी हम लोटो को नहीं लेंगे, अब ये पॉलिसी है, चले वोट को इज्जत दो के साथ तो जो होना था वो हुआ। लेकिन राजा रियाज जो सुरखेल हैं इस सारे प्रोसेस के, और उनको उठा के उन्होंने टिकट दिया। और मैंने पूछा मियां साहब के करीबी लोगों से कि ये क्या माजरा है, उन्होंने कहा वो मालूमात अब ये हैं कि वो कहते हैं वो नारे अलग चीज होती है, लेकिन जब आप पावर में आने लगते, मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ, आपके सामने ये लाइव लोगों के सामने कह रहा हूं। लेकिन मियां साहब समझते हैं कि वो बातें नारे लगाने के लिए अलग होते हैं, पावर में आने के लिए अलग। साहब एक बात करता हूं, मैं ये कहता हूं लेट दी फ्री एंड फेयर, देखें फ्री फेयर इलेक्शन कराएं, लोगों को चॉइस दें कि वो जिसको पब्लिक चाहती है उसको इक़्तिदार मिले, सिंपल। और इन मसाइल का अनसर्टेनिटी का वाहिद हल ये है कि आप इंडिपेंडेंट स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट को, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को आगे आने दें ताकि इस बेयकीनी की कैफियत खत्म हो, लेकिन इस जबर और खौफ की फिजा को खत्म करें। इन हालात में जो इलेक्शन होगा उसकी क्रेडिबिलिटी क्या होगी? एक तो कभी पाकिस्तान की हिस्ट्री में फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हुए, नहीं हो भी नहीं सकते और होंगे भी नहीं। आप सिंध में जाएंगे तो पुलिस डीसी उनके,
डब्बे भरने के वो एक्सपर्ट हैं। पहले एमक्यूएम गले काट के डब्बे भरती थी, फुटबॉल बनाती थी, हमने वो ज़माना में देखा। पंजाब में आज भी जितनी ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स हैं वो तो नून लीग के लोगों की है। हाँ। इलेक्शन कमीशन खामोश गूंगा बन के बैठा हुआ है। वैसे तो उसने केपीके के मिनिस्टर काबीना उड़ा दी। यहाँ उनको क्यों नहीं कह रहा कि भाई आपकी इन तरफ जो इंक्लाइंड है पॉलिटिकल पार्टी के लोग वो कैसे मिनिस्टर बन रहे हैं। ये सब ड्रामा हो रहा है। पाकिस्तान कौम ये ड्रामा समझ गई है। दूसरी चीज़ ये कि वो हमारे जब मैं था पार्टी के अंदर तो प्रिजन वैन आ गई थी, जुडिशरी रात को 12 बजे संडे के दिन खुल गई थी। तो ये किस तरह कह रहे हैं कि हम हेलीकॉप्टर में मीनार पाकिस्तान के ऊपर आके खड़े हो जाएंगे। और मेरा मशवरा तो ये है कि देखिए 21 को मेरी सालगिरह है, मेरे लिए तो अच्छा दिन है, उनके लिए बड़ा बुरा दिन होगा। तो वो मीनार पाकिस्तान के ऊपर आके जब हेलीकॉप्टर खड़ा होगा और जेल नहीं जाएंगे तो कौम को क्या जवाब देंगे? वो 6.25 करोड़ बच्चे जो हैं यंगस्टर्स वो छोड़ देंगे। तो मियां साहब जेल जाएंगे आपके ख्याल में? तो जेल नहीं जाएंगे तो मेरे ख्याल में जमानतें उनकी खारिज है। वो कहते हैं आजम तारा साहब ने, आजम नजीर तारा साहब ने कहा आपको रादारी जमानत मिलेगी। राना सनाउल्लाह साहब टीवी पे रिकॉर्ड पे कह रहे हैं कि हमें यकीनदनी करा दी गई है। आदिल साहब मेरा सिर्फ मुद्दा ये है सर कि एक तो बयानिए के पीछे पाकिस्तानी कौम ना जाए। ये तो ठुस हो गया ना, ये तो छोड़। अब आप मंशूर बताएंगे 20 रुपए की रोटी, 20 रुपए की चाय, पेट्रोल सस्ता, रेंट सस्ता, बिजली सस्ती, किस करेगी? और पता है इन्होंने जुल्म और बर्बरियत इस मुल्क के अंदर क्या किया? आईपीपीस के साथ साइन किया है डॉलर में, जो भिखारियों की तरह पैसे आप मांग रहे हैं, जिसका रुपी डी वैल्यू हर वक्त होता है, डॉलर्स में किया है। और कैपेसिटी पेमेंट भी किया है। सर्दियों में हमें 14,000 मेगावाट चाहिए, 44,000 की कैपेसिटी, 30,000 के हम पैसे देते हैं रखने के, क्योंकि किकबैक्स मिल रही है। देखिए आज आदिल साहब हमारे पास 2 हीरोज हैं। एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ईमानदार है, मुझे बताओ उसके पास जादू की छड़ी क्या है कि डॉलर नीचे आ गया, चीज़ें नीचे आना शुरू होगी, कट्टेल होने शुरू होगी। क्यों? वो अपनी जेब नहीं भर रहा। ये सारी जेबें अपनी भरने वाले लोग हैं। आप इमरान खान के जिस बैरिक में डाला हुआ है उसने जो गुनाह किया है वो किया है, लेकिन उसके बराबर वाले बैरिक में ये बेईमानों का माजी आप कैसे भूल सकते हैं? इनके अंदर फौज का बुक्स कम है, पाकिस्तानी कौम की नफरत कम है, गटर से ढक्कन ना होने की वजह लोगों के बच्चे मर रहे हैं, लोग बिल अंगूठियां बेच के मोटरसाइकिल बेच के दे रहे हैं, खुदकुशियां कर रहे हैं। आप उसके ऊपर आके थोप देंगे, ये लेबॉर्ट्री के अंदर से घूम के वक्त जरूरत है वक्त हाल लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। लोग पागल हैं या पागल बनाना चाहते हैं? एक बात तो समझाएं कि आप इन्हें एक्सपायर्ड भी कह रहे हैं, आप कहते हैं ये सोल्यूशन भी नहीं है, लेकिन ये प्राइवेटाइजेशन हो रही है तो फवाद हसन फवाद साहब के पास है ये कंट्रोल। जो निगरान वज़ीर ख़जाना है उनके इख्तियारात महदूद कर दिए गए हैं। जिन कमेटीज़ में ये काम होने वहाँ पे नून लीग के लोग बैठ गए पोजीशनिंग करके अपनी। ठीक है, मैं तो खुद भी इस हक में हूँ, प्राइवेटाइजेशन में ये इदारे चले जाने चाहिए, प्राइवेटाइज होने चाहिए जो बर्डन बने हुए। लेकिन मुझे ये समझाएं कि ये इंप्रेशन सेटिसाइड कैसे होगा कि जब हर जगह नून लीग के लोग निगरान हुकूमत में आपको नजर आ रहे हैं, पीपी भी रो रही है, वो भी रो रहे हैं, वो भी रो, सारा मीडिया भी देख रहा है, तो फिर ये कैसे हो रहा है सारा कुछ? ये मैजिक कैसे हो रहा है? इंटरिम में भी हो रहा है। आप लोगों की जिम्मेदारी है सर, अल्लाह ने आप लोगों को प्लेटफॉर्म्स दिए हैं कि इलेक्शन कमिश्नर को पूछे ना, इलेक्शन कमीशन से पूछे कि यहाँ क्या हो गया। उन्होंने फवाद पे तो खैर लिख दिया लेटर, वो कितना पोलाइट है कि उसको देख लें, तो घर जाके उनसे माफी मांग लेते। फिर वो कहते सर देख लें, अच्छा नहीं लगता, बुरा लगता है इस कुर्सी पे। व्हाट इज दिस ड्रामा गोइंग ऑन? दिस इज फुल ऑफ ड्रामास। सबके अपने इंटरेस्ट है। जब आप इंटरेस्ट फ्री होंगे, देखिए लोग अनाड़ी को एक्सेप्ट कर सकते हैं, खिलाड़ी को नहीं कर सकते। इन बेशर्मों का बदबूदार एक्सपायर्ड चेहरे जो हैं, तो आप देखें खड़े कैसे होते हैं, हिल हिल के चल रहे हैं, ये मुल्क चलाएंगे। और फिर आप ये कहते हैं कि इनकी नालायक औलाद भी हम एक्सेप्ट कर लें, तो भाई हम फिर गोरों की गुलामी में चले जाते हैं, रोटी तो मिलेगी। मुझे आप बताएं, आपने कभी सुना किसी वजीर का बच्चा गटर से गिर के मर गया, तो ये रोटी की किल्लत से मर गया? आपके ख्याल में ये काम नालायक बच्चा भी टॉप यूनिवर्सिटी में बैठता है, ठीक है? आज आप ट्रिब्यून की खबरें देखें, जो केयर टेकर ने तबाही मचाई हुई है, जो खर्चे कर रहे हैं, जिधर मुल्क में पानी पीने को नहीं है, वहां आप देखिए 16 महीने में आपने कभी दुनिया में सुना है कि 16 महीने में 87 लोगों की कैबिनेट हो, सारे के सारे केस माफ कराएं, कर्जे चढ़ाएं, अगली फ्लाइट। आज वो जिनीवा बैठे हुए हैं इसहाकडार साहब, जिनीवा, जिस मुल्क में पानी पीने का नहीं है वह वो जिनीवा के। सर आपके प्राइम मिनिस्टर भी तो चले गए, 5 बड़े हेड ऑफ स्टेट जो है वो नहीं गए, वो क्या यूएनजीए करने चले गए? उनकी बात को किसने कितना ज्यादा संजीदा लेना था? एक गरीब मुल्क तो फिर है, प्राइम मिनिस्टर पे भी वो फॉर्मूला अप्लाई होता है ना सर। जब तक मुझे सीरियसली नहीं लेंगे, जब तक हम सारे लोग मिलकर आपके सामने आगे खड़े हो गए, आदिल साहब आप कर क्या रहे? ये कौम और हम जो बेस हो गए, कौम को खड़ा होना है। मैं किस रोटी नहीं मिल रही, उनको नहीं मिल रही, वो खड़े होंगे तो मैं खड़ा होऊंगा ना। अगर वो फिर बिरयानी के देग के ऊपर अपना ठप्पा दे देंगे, या जो चौधरी है पिंड का, वो उनके बच्चे पकड़ लेगा या बाप को पकड़ लेगा और आईडी कार्ड ले लेगा और डब्बे भर जाएंगे, ठीक है? हमारे टाइम पे भी हुआ था, आगे भी हम यही देखेंगे। ये सब ड्रामा है। एक ब्रेक लेनी है मुझे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो डिस्कशन को यहीं से कंटिन्यू करेंगे।
वेलकम बैक। शुएब शाहीन साहब, ये बताइएगा, आप वाडा साहब जो बात कर रहे हैं वो तो ये कह रहे हैं कि सबको ही डब्बे में बंद करें और एक नया सिस्टम आ जाए और नए लोग आ जाएं, लेकिन आपका केस तो डिफरेंट है। मुझे ये बताइएगा, ये जो अभी परवेज़ खटक साहब भी कह रहे हैं कि फ्यूचर में पीटीआई से इत्तेहाद हो सकता है, पीपल्स पार्टी भी ये बात कह रही है कि इत्तेहाद हो सकता है, तो क्या ऐसा कोई अरेंजमेंट हो सकता है फ्यूचर में? कोई इम्कान है कि ये जो लोग जो एलिमेंट्स आपके साथ अब नहीं है, इलेक्शन के बाद आपको इनकी ज़रूरत पड़े या ये आपके साथ वापस आए तो लेंगे? देखें, ये दो जिन पार्टियों की बात की है, हम सबसे बात करना चाहते हैं ओनली वन पॉइंट एजेंडा पे, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस विद इन टाइम। उसके लिए जो हमसे बैठना चाहता है, बात करना चाहता है, बैठे। लेकिन ये जो हमारे पीछे, तो हम तो इनके पीछे इसलिए नहीं छुपना चाहते, इनमें से किसने स्टेटमेंट दिया है सदाकत अब्बासी कितने दिनों से गायब है, कौन उठा के ले गया, आज तक उसका कोई अता पता नहीं। इनमें से किसी ने बात की है अली नवाज़ अवान के भाई को उठा लिया गया और गायब रहा, कई महीने बाद वापस आया, कोई पता नहीं कहाँ था। शहजाद अकबर के भाई को उठा के ले गए, उसका क्या कसूर था? जो नॉन पॉलिटिकल लोग हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ। कल उस्मान डार की, अच्छा, इबाद फारूक का मासूम नाबालिग बच्चा, उसको जो पुलिस की जिस तरह की नफसियाती कैफियत पैदा करके शहीद हो गए, कल वो बच्चा मासूम बेचारा, उसका जनाजा हुआ और बाप को लाए, जनाजा पड़ा, उसको दफनाने ही नहीं दिया, उसको उठा के ले गई ये पुलिस। वो क्या, वो मोहसिन नकवी, उसको हम केयर टेकर कहेंगे जो कुछ कर रहे हैं? और क्या किसी एक ने भी बात की है कि यहाँ बुनियादी हुकूक की मुअत्तली हो गई है? बुनियादी हुकूक की वायलेशन हो रही है। अगर परवेज़ खटक साहब, आईपीपी वाले और ये अगर इन इश्यूज को एड्रेस करें तो फिर आप लोग जो है वो ये किंग्स पार्टियां हैं, इनकी कोई हैसियत नहीं है। ये लोटे बन के इनके पास सो कार्ड जो भी इन्होंने लीडर इकट्ठे किए हुए हैं लोटे, अवाम इनके साथ कहाँ है? अवाम इनके साथ नहीं है, इनको इनसे नफरत करती है। अब बात सिर्फ सिंपल ये है कि हम किसी के साथ इत्तेहाद नहीं करना चाहते। अब ना इनके लोटों पे हमें भरोसा है, ना ही बिलावल भुट्टो साहब पहले अपने सिंध के मामला तो ठीक कर लें। सिंध से गायब किया है ना उस्मान डार को, वहाँ से कहा गया कि जी हाँ जी इनके वारंट ऑफ अरेस्ट थे, तो भाई किसी अदालत में तो पेश करो, 24 घंटे में पाबंद है ना करने के। और जो उन्होंने करप्शन कर दी है वहाँ सिंध में, एक आम आदमी की ज़िंदगी जानवर से ज़्यादा बदतर है। वहाँ जानवर को फिर भी कोई अहमियत होती है, इंसान की तो वहाँ कोई अहमियत ही नहीं रही। 16 महीनों में 0.3% आई है कि नहीं आई? आज आपकी फैक्ट्रीज बंद नहीं हो गई? क्या 16 रुपए बिजली का यूनिट आज 60 रुपए नहीं हो गया? कहाँ तक पहुँचा दिया इन लोगों ने? बात यह है कि क्या हम इस हालात में हम सस्टेन कर पाएंगे इन चीज़ों को? देखिए मेरी बात सुने, एक तो ये कि क्या हम सस्टेन कर पाएंगे? घर घर गली गली बयानियाँ बनाया गया है कि जी हमारी फरमाइशें जो हैं पीडीएम की वो फ़ाइज़ ईसा साहब के आने पे पूरी हो जाएंगी। और देखिए फ़ाइज़ ईसा साहब ने जो पहला हमें दिखाया अपना कंडक्ट, उससे लोगों के दिलों में उम्मीद हो गई, नंबर एक। ठीक बात। और जिस लीडर का स्ट्रेंथ होती है वही ऐसा इकदाम कर सकता है। तो मैं तो वैसे ही समझता हूँ कि वो बहुत ब्लंट, ब्रेव, दलेर आदमी है। और वो सॉरी इंटरप्शन, लेकिन उन्होंने जो सबसे, मैं 2 दिन से ये बात कह रहा हूँ, जो सबसे ज़बरदस्त बात की, एक चीफ जस्टिस का सवाबदीदी इख्तियार है और वो सो मोटो भी ले लेता है, बहुत सारी चीज़ें करता है। उन्होंने कहा कि मसला मेरे ताकत का इख्तियार का नहीं है, मुझे ऐसा इख्तियार भी नहीं चाहिए। लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट बात देखें, ये मामूली बात नहीं है फैसल साहब, मैं सॉरी फॉर इंटरप्शन, लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि वो ये कहते हैं कि एक जज फैसला करता है रेकोडिक के मामले पे, उस एक जज के फैसले की कीमत कौम $6.5 बिलियन की सूरत में अदा करती है। सो आप कभी कभार अपने इख्तियारात का इतना नाजायज इस्तेमाल करते हैं कि वो सिर्फ आपकी जात तक नहीं रहता, उसकी कौम को फिर एस्टैब्लिशमेंट ने जाके मिन्नत तरला करके केस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से निपटा के जो है ये केस खत्म कराया। मैंने जैसे कहा कि फ़ाइज़ ईसा साहब बहुत ब्लंट, दलेर, बोल्ड, लीगल एम्बिट में रहने वाले इंसान हैं। उनका हमने पास भी देखा है, खड़े रहे, उनको ह्यूमिलेट भी किया गया है और उनके लिए भी दुनियावी तौर पे चीफ की तरह हर रास्ता रोका गया कि वो ना बन पाएँ, लेकिन अल्लाह ताला डिवाइन हेल्प आई, अल्लाह ने उनको बनाया। लेकिन जब चीफ जस्टिस साहब हमारे हीरो हैं और वो कौम को मायूस नहीं करेंगे, वो उनको भी हमसे ज़्यादा पता है कि इस मुल्क में किसने चोरी की है, किसने नहीं की है, सबूत हो ना हो पता ज़रूर है उनको। दूसरे हमारे हीरो हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, वो भी किसी आइन कानून के तहत उन्होंने ओथ लिया हुआ है कि मुल्क को बचाएंगे दुश्मनों से अंदर और बाहर। तो बाहर ज़्यादा तो हमारे अंदर दुश्मन है जो मुल्क को लूट के दीमक की तरह खा गए हैं, ठीक है। दूसरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि देखिए जो चीफ जस्टिस साहब ने फरमाया कि 6.5 बिलियन का लॉस किया एक जज के ऑर्डर ने, उस जज की अकाउंटेबिलिटी चीफ जस्टिस साहब को करनी होगी। आर्मी के इंस्टीट्यूट में जिसने किया है उस आर्मी को वो करना पड़ेगा अकाउंटेबिलिटी। और जो आपने सियासतदानों के साथ किया है, इन सियासतदानों को आपने कुछ नहीं किया। आप ECL में नाम डालते हैं, वो 10,000 गज के बंगले में रहते हैं। आप ECL से जाने देते हैं, उनका 20,000 गज का बंगला बाहर होता है।
उनके घरों आपको बेसमेंट में जाने की जरूरत नहीं है। तो मियां साहब ने भी एक हाजिर सर्विस जज की अकाउंटेबिलिटी डिमांड कर दी, तो आपको लगता है एक्सपेक्टेशन मियां साहब की पूरी होंगी इस अदालत? देखिए मियां साहब की तो देखें उस वक्त ख्वाहिशात का और पीडीएम की ख्वाहिशात का जनाजा निकल गया था जिस वक्त ज़बरदस्त काम बंदियाल साहब ने किया नैब का। अब नैब खुदा ना खास्ता अगर रिवर्स हो गई तो फिर अल्लाह हाफिज़ मुल्क का, कि उम्मीद अब अल्लाह ताला ने हमें दी है, एक हीरो हमारे चीफ है उनकी सूरत में और एक हमें चीफ जस्टिस की सूरत में। करें क्या वो सर दोनों मिलकर? देखिए दो अपनी अपनी पोजीशंस पे, चीफ जस्टिस साहब अभी आए, चीफ ने तो बहुत सारी चीज़ें इंडिकेटर्स हमें दे दिए हैं, इन्वेस्टमेंट लाने की बात कर दी है, रेड टेपिज्म ख़त्म करने की बात कर दी है, डॉलर नीचे ले आए, खाने पीने की अशिया कम आए, स्मगलिंग कम कर दी। बट ये क्यों भूल रहे हैं कि ये आज जो स्मगलिंग और डॉलर और रोटी और वो चीफ साहब का कोई मैजिक स्टिक थोड़ी है। चीफ साहब के अपनी जेब का इंटरेस्ट नहीं है, ये सारे बेईमान 18 लीडर्स हैं जिसकी वजह से डॉलर ऊपर जाता है, रोटी महंगी होती है। रोकेंगे कैसे? रोकेंगे कैसे? आपके पास आर्मी चीफ इनको रोकेंगे कैसे? आपके पास सिर्फ एक हल है कि आप इन 18 के 18 बोसीदा थर्ड क्लास क्रिमिनल लीडर्स, एक्सपायर्ड लीडर्स को आप MBBS फार्मूले के तहत, MBS फार्मूले के तहत आप कमरे में बंद करें, कमरे में बिठाएं, चाय कॉफी पिलाएं, चपेड़ मारने की भी जरूरत नहीं है, और घरों में कंटेनर भेजे, गाड़ियां मंगवाएं और पैसे लेके। तो क्या आपकी अदालत ये एक्सेप्ट कर लेगी? क्योंकि वहां तो किंगडम है, यहाँ किंगडम तो नहीं। तो फिर यहाँ ये अदालत एक्सेप्ट कर रही है कि 35 साल से ये लोग बच्चे मर रहे हैं, लोगों का भूख अखलास है, और यही लीडर बार बार अपने केसेस माफ करा के आ जाते हैं, तो फिर अदालतों को भी सोचने की ये काम तो इमरान खान साहब ने ट्राई करने की कोशिश की ना, FIA और नैब के जरिए सबको 90 दिन अंदर रखने की कोशिश की, क्या निकला? फिर मैं आपको बताऊँ, उनके साथ जो एडवाइजर थे वो उनको ले डूबे। ऐसी बात नहीं है। इमरान खान साहब से आप कभी सोच सकते टोशा खाता केस के अंदर इन्वॉल्व हो गए? आप कभी सोच सकते थे कि इमरान खान साहब अटैक करवा देंगे? ये सब एडवाइजर्स ही है ना, जब आदमी अंधा हो जाए और अल्लाह आपकी अकल ले ले तो आप इसी तरह। और वो खुद एडवाइजर सारे निकल गए, कोई शेख शाहीन साहब, बैरिस्टर गौर साहब, ये बेचारे आगे डिफेंड कर रहे हैं पूरा दिन, कह के 9 मई का वाकया बड़ा। भाई हमें तो निकाला गया था ना, हम तो पार्टी लेस लोग हैं, ठीक है, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब तो मैं अभी देखता हूँ नून लीग के लोग जस्टिफाई कर होते हैं, मियां नवाज शरीफ, ठीक है, पीपल्स पार्टी अपनी तौर कर रही होती है। फैसल साहब अगर मुझे ये बताएं, मैं जरा शोएब साहब से शोएब साहब, ये कानूनी आईनी तौर पे पॉसिबल होगा? अगर एक तरफ आप बंद कर देंगे उनको, मिसाल के तौर पे आप छांगा मांगा ले जाके बंद कर देते हैं सब, 1 मिनट सर, तो ये अदालत कबूल कर लेगी ये बात? मुझे एक बात बताएं, इस मुल्क के अंदर छांगा मांगा नहीं है तो और क्या है? फिर इस मुल्क में आइन कहाँ है, कानून कहाँ है? अगर आइन और कानून और जमहूरियत ये है, इस मुल्क में मोम की नाक है, जमहूरियत इस मुल्क में फैमिली है, और ताकत और दौलत और इख्तियार जो है वो हक है, वो ये है सर। मेरी राय ले लें। पहली बात तो सर ये, अगर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान चाहें तो इस मुल्क को राइट ट्रैक पे चढ़ा सकते हैं। आप इलेक्शन की सूरत में कह रहे होंगे? मैं 2 सूरतों में कह रहा हूँ, एहतसाब अक्रॉस द बोर्ड और विदाउट फियर एंड फेवर। ये नहीं करते, ना अदलिया करती है ना सर। 2017 में जो पनामा जजमेंट आई थी, आप समझते हैं ठीक थी वो? बिल्कुल ठीक थी, और आईनी और कानूनी तरीके से सजा दी क्या खराबी थी? मुझे बताएं, आज भी एवन फी डिपार्टमेंट किसका है? नहीं, मैं मुझे 1 मिनट, मैं ये नहीं कह रहा आपसे, बिल्कुल दुरुस्त थी। अच्छा, फिर वो जो जज वो कहते हैं अरशद मलिक से लेके, या फिर जो इंटरव्यूज के जरिए वो कहते हैं बात बाहर आई है कि किस तरह ये सब कुछ मैनेज किया गया, चीजें वो की गई, आप उसको भी मानते हैं वो दुरुस्त था? आपको पता है कि उनके घर में बैठ के वहां जाकर के वो वीडियो बनवा रहे हैं पैसे लेके, उनको सऊदी अरब में ले जाकर। मैं यही तो कह रहा हूं, आपके नजदीक वो ठीक था, उनके नजदीक वो नाइंसाफी थी। लेट द कोर्ट शू डिसाइड। मैं ये कहता हूं ना, नाइंसाफी उनके कहने से तो नहीं हो जाएगी। मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दे दें। कहते हैं ना एवन फी डिपार्टमेंट के ये हैं, वो हमारे पास जराए जो फ्लोर ऑफ द हाउस पे खड़े होकर कहा, आज ये जराए बता दें कि एवन फी डिपार्टमेंट हमारा है, पहले ये मान लें, जो कि मीडिया में हर जगह पे कहा ये हमारे हैं। आज मरियम नवाज किस बात पे फारिग हुई है कि जनाब साबित नहीं कर सके कि ये एवन फी डिपार्टमेंट मरियम नवाज का है? मुझे बता दें, जहाँ 30 साल से इनके बच्चे और खुद रह रहे हैं, बता दें कि मैं किराएदार के तौर पर रहता हूँ, वाडा साहब का है, मेरा है, आदिल अब्बासी का है, किसका है? सिर्फ एक बात का जवाब दे दें, मैं उसको बरी कर दूंगा। ओके, अच्छा, बात ये है। दूसरी बात कि आप जो अभी आप बात कर रहे हैं बेसिकली नैब के कानून पे आते हैं ना, जैसे वाडा साहब कह रहे हैं कि नैब का कानून बचना चाहिए, ये बचेगा तो हम बचेंगे, अगर ये दोबारा उड़ गया तो हम गए। आपके ख्याल में नैब का कानून बहाल हो गया दोबारा, ठीक हुआ है? और अगर वो आपके ऊपर भी इस्तेमाल होता है तो आपको कोई एतराज तो नहीं होगा? पहली बात तो यह है कि इमरान खान इज द पिटिशनर, इमरान खान ने ही पिटीशन फाइल की है। हम तो चाहते हैं, देखें हम तो जेल में पड़े हुए हैं, उसके बावजूद हम चाहते तो वापस ले लेते, हमने तो नहीं लिया।
हम तो ये कहते हैं कि उस लॉ को रहना चाहिए, लेकिन उस लॉ को पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। आज जमाते कहती है हमारे खिलाफ नैब इमरान खान साहब आपके ऊपर होगी, आप कहेंगे ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन। एहतसाब ये है कि मेरे ऊपर आएगा तो एहतसाब है, दूसरे पे जाएगा तो ड्रामेबाजी। आप देखें ना, 180 के करीब मुकदमात आपने बनाए हैं, क्या 178 केस जो झूठे हैं बहालों के 90 डेज के लिए इमरान खान साहब फिर जेल में अंदर गए, फिर वो चैलेंज भी नहीं हुआ और वो इन अकॉर्डेंस विद लॉ और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की रोशनी में था और सुप्रीम कोर्ट ने उसको रिस्टोर किया कि 15 दिन ही होना चाहिए, लेकिन जाते जाते ये ऑर्डिनेंस के जरिए उसको 30 दिन कर गए थे। वो ऑर्डिनेंस चूंकि चैलेंज नहीं हुआ, दैट इज स्टिल इन द फील्ड। 15 दिन ही है वो, नहीं लॉ में 15 दिन है, ऑर्डिनेंस के जरिए जो 4 महीने के लिए लागू है जिसमें 2 महीने गुजर गए वो 30 दिन है। ओके, तो इसलिए जो तमाम केसेस हैं, मैं एक बात करना चाहता हूँ, 178 केस या 180 केस फर्ज करो हमारे खिलाफ जाली हैं जो पुलिस ने किए हैं, तो क्या हम आके पीपीसी सीआरपीसी खत्म कर दें? अगर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन कहीं भी हुई है, जो आज हमारे साथ भी हो रही है, लेकिन हम ये कहते हैं वो किसी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल ना करें, फ्री एंड फेयर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए करती रही है ना, आज भी कर रही है। के केसेस में भी सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स ये हैं कि आज जिस तरह इस्तेमाल हो रहा है उसमें आम लोगों के केस में है, इनके केस में नहीं। शफाफियत तो आदिल भाई कहीं भी नहीं है ना यार, ये हम क्यों फिल्मी बातें करते हैं सर? कहाँ शफाफियत? आप जब से पैदा हुए, मैं पैदा हूँ, शफाफियत इस मुल्क के अंदर, इस मुल्क के अंदर कानून है, इसके अंदर आईन है, इसके अंदर जमहूरियत है, बादशाहत है, बदमाश है, गुंडे हैं, चोर हैं, लफंगे हैं, भगौड़े हैं, लेकिन सियासतदान है। हम सो कॉल्ड डेमोक्रेसी के अंदर रहते हैं। ये क्या ड्रामा हम कब चला के कर रहे हैं? इस आईन, कानून और डेमोक्रेटिक से बस नहीं हुई। गरीब की रोटी छीन ली आपने, बच्चा रेप हो रहा है यार, कत्ल हो गए, बच्चे मारे जा रहे हैं, इन पीरों को पुलिस पकड़ नहीं पा रही है, इन जजों को बेल पे बेल दी जा रही है जिधर बच्चियों के ऊपर तशद्दुद हो रहा है। ये मुल्क है सर, इस मुल्क की आप बात कर रहे हैं। आप इसमें कह रहे हैं इस मुल्क में अगर ये 2 हीरोज के होते हुए ये मुल्क नहीं खड़ा हुआ तो फिर अल्लाह ही हाफिज। मैं ये कहता हूं, आज तक सबसे पहले सेल्फ अकाउंटेबिलिटी करें, लोग आप पे ऊपर बिलीव करेंगे, लेकिन ये आप सारे के सारे अगर इक़्तिदार आपके पास रहे तो आप इस तरह नहीं कर सकते। जो सिविल गवर्नेंस का काम है उनको मजबूत होने दें। ये तो फिर आप लोगों को पेज पे आ गए ना, जो वो कर रहे होते हैं। नहीं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ ना। वो भी यही बात कर रहे होते हैं। वो ये बात नहीं कर रहे मियां साहब, तो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि उनको इक़्तिदार दोबारा मिल जाए, ताकि उस नारे को फीसबिल्लाह कर रहे हैं। भाई हम फीसबिल्लाह इसलिए कर रहे हैं कि पब्लिक हमारे साथ खड़ी है। रात को गाड़ी में छुप के उनके साथ मुलाकात करके आते नहीं करते, हम तो सिर्फ ये कहते हैं। जनरल बाजवा से मुलाकात नहीं भाई की ना, किसके कहने पे की, कहाँ की? भाई प्रेसिडेंट साहब अगर बीच में बैठे हैं और प्रेसिडेंट के कहने पे बात हुई, सर आपका नैरेटिव था कि वो गद्दार हैं, तो आप गद्दार से क्यों मिलने गए थे? भाई हमने कोई गद्दारी की किसी के ऊपर नाम लेके किसी को कुछ नहीं कहा। हमने ये कहा, सुन ले गद्दार क्या भाई, अगर गद्दारी तो आपके सामने साबित है ना, गद्दारी साबित नहीं हुई। तो इसका मतलब साइफर का क्या था? नहीं थे ना, आप ये कहना चाहते हैं। साइफर क्या था? तो आप ये कहना है जनरल बाजवा गद्दार नहीं है। फिर मैं गद्दार होने या ना होने का मैं सर्टिफिकेट नहीं दे सकता। मैं ये कहता हूँ साइफर के जरिए, सर मुझे एक बात का ड्रामा बताएं, साइफर के जरिए हुकूमत को चेंज करना, साइफर के कंटेंट्स किसको थे सर? वो किसको कहा गया कि इनको चेंज करें? आपकी दलील मान लेता हूं, तो इसका मतलब ये है कि वो गद्दार हुए। बात ये है कि बाजार तो ऐसे लगता है ना, आप चलाएं, लेकिन उसूल की लड़ाई नहीं हो रही। उसूल की लड़ाई ये है कि आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराओ। पीटीआई ये कहती है कि बाजवा साहब प्रॉब्लम थी, फिर पीटीआई ही बाजवा साहब को कहती है कि तुम 6 महीने की एक्सटेंशन ले लो, फिर पीटीआई बाजवा साहब को कहती है बुरे आदमी से बगौल उनके कि वो आपके होते हुए हम इलेक्शन कराते हैं। पीडीएम बाजवा साहब की बल्ले बल्ले करती है, शहबाज शरीफ उनकी तारीफों के पुल बांध देते हैं, ठीक है। और जैसे ही वो कुर्सी से उतरते हैं, जैसे ही जज कुर्सी से उतरता है, और भाई अगर तप्पड़ है, हिम्मत है, कोई करेज है, तो जैसे हमने खास को कुर्सी पे लिया था, टेक ऑन किया था, मैंने करके देखो। जो रिटायर होगा उसको गाली के देने का क्या फायदा है? जो बैठे हुए हैं आज, जो बैठे हुए हैं और इतनी बड़ी बड़ी तुरम खानी की बातें करें, करके दिखाओ। और मुझे सर एक और आखिरी चीज़ ये बताएं कि आदिल भाई साहब, मुझे एक बात बताएं, हम क्या इसी तरह जानवरों की सियासत में चलते रहेंगे? हम इसी तरह 30 रुपए डॉलर भी नीचे कर देंगे, 30 रुपए पेट्रोल में बढ़ा देंगे? एक गरीब आदमी को कहाँ फैसला होता है भाई इस मुल्क के अंदर? गरीब के किसको अपने चॉइस दी है? सर मैं पीटीआई के अंदर था, इलेक्शन रिग्ड थे, उससे पहले इलेक्शन रिग्ड थे, आगे आने वाले रिग्ड हैं, और सारी जिंदगी रिग्ड रहेंगे, सब रिग्ड रहेंगे। सिस्टम के बेनिफिशियरी सारे हैं, खून के अंदर बेईमानी है, सारे हैं। नहीं तो बेईमानी कराता आपके पास आए हैं, अब देखते हैं कि कराता कौन है? यही सियासतदान, ये बर्बरियत, जलालत सियासतदान के अंदर है। यही फौज के पास जाते हैं, इस्टेब्लिशमेंट को जाके कहते हैं इनकी फाइल बड़ी है, मुझे ले लें। यही अदलिया की
पर्सनल लाइफ को ब्लैकमेल करते हैं, अपनी अटैक करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। भाई यही तो मैं समझा रहा हूँ, यही तो मैं बहस कर रहा हूँ कि 18 फाइलों वालों को ना एक्सेप्ट करें ना, 18 लीडरों को कैफरे अंदाज तक पहुंचाएं, सबको पता है इन्होंने क्या किया है। सवाल है सर, आप इनको कह रहे हैं ना, मैं तो खैर इस मामले पे इनसे काफ़ी देर से सवाल कर रहा हूँ कि निज़ाम क्या होना चाहिए, इसकी रिप्लेसमेंट क्या होनी चाहिए। मेरा आपसे सवाल है कि आपके लीडर जो हैं वो जनरल बाजवा साहब को समझते हैं कि हुकूमत गिराने के जिम्मेदार वो हैं, मियाँ साहब भी कहते हैं, ये भी कहते हैं, लेकिन आप उनसे छुप के मिलने भी जाते हैं। तो अगर आप समझते हैं, अभी भी फोन करते हैं आपकी पार्टी उसके बाद आपने बताया, आपने जलसे में किसी में बताया मैं मिल के आया भाई, पब्लिकली उनके स्टेटमेंट उठा ले खान साहब की, उन्होंने इंटरव्यू में कहा, जिस वक्त खबर लीक हो गई सबको पता चल गया, बताया ना उस मुलाकात के अंदर यहाँ तक बात हुई कि आप हमें गद्दार कहते हैं। उन्होंने कहा मैं आपको नहीं कहता, मैं तो नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी को कहता। कब कहा है उन्होंने आपको? किसने? आप इंटरव्यू उठाओ। नहीं सर, इंटरव्यू तो बहुत देर में उन्होंने माना है, बहुत देर में माना है। आदिल भाई आप एम्फेसिस ये करें, हुकूमत गिराई, 18 लीडरों को जिसने हुकूमत गिराई, आप उनसे मिलने क्यों गए? मुझे ये बता दें, आप तो पब्लिक से वो मैंडेट से आते हैं। आज भी सदर पाकिस्तान बुलाता है, तमाम स्टेक होल्डर्स को बात करता है कि जनाब हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए गुफ्तगू करना चाहते हैं। सर मैं प्रिंसिपल मुझे बता दो, उस प्रिंसिपल कानून आइन की बात अपनी जगह, बस सिंपल बात है। क्या उस वक्त क्या खान साहब ने कहा या नहीं कहा कि मैं मौजूदा आर्मी चीफ से भी बात करना चाहता हूं, वो मुझसे बात नहीं करना चाहता? देखें, कहा कि नहीं कहा? देखें आज सुन लेना, सर जब आप तलाश वहां से करते हैं अपना इक्तदार, तो फिर आप उसूल का रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि फ्री एंड फेयर खान साहब ने ये कहा कि नहीं कहा कि मैं बात करना चाहता हूं, वो मुझसे बात नहीं करना चाहता? भाई बात किस मकसद के लिए? आप पूरा इंटरव्यू पढ़ें, उन्होंने कहा फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए तमाम आर्मी चीफ ने देना फ्री एंड फेयर इलेक्शन। तो किसके कंट्रोल में है आज? ये ना करें ना सर, आप कानूनदान है, आप कानूनदान है, आप उसूल और कानून के साथ रहे ना सर। आपने आर्मी चीफ से इलेक्शन लेना है? भाई उससे नहीं लेना, हमने कहा तमाम स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग आर्मी चीफ इस मुल्क की खातिर, सुन लेना, इस मुल्क की खातिर हम बात करने के लिए आप आज भी ये कह रहे हैं तमाम तर नैरेटिव के बाद कि मुझे इलेक्शन आर्मी चीफ से चाहिए। नहीं चाहिए, किसने कहा? अभी कहा है सर। भाई खान साहब के इंटरव्यू को आपने मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं। मैं आपको वो बता, आप मुलाकात भी छुपाई गई, मुलाकात बाद में खबर लीक हुई तो आपने खबर दी है। सुन लेना, आप मौजूदा आर्मी चीफ की बात कर रहे हैं ना, या पिछले आर्मी चीफ की बात कर रहे हैं? पिछली वाली बात आपको ओपनली एंड पब्लिकली कहा गया। दूसरी बात, आज भी हमने एक बात की है, नैरेटिव हमारा क्या है, इस मुल्क को अगर बचाना है तो तमाम जमहूरी ताकतें इंक्लूडिंग स्टेक होल्डर्स, इंक्लूडिंग चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, बैठ के इसको फ्री एंड फेयर इलेक्शन की तरफ लेके जाएं। तो जमहूरी ताकत तो आर्मी चीफ है ही नहीं, वो तो इदारे के सरबराह हैं। तमाम जमहूरी ताकतें इंक्लूडिंग आर्मी चीफ। भाई मुल्क कौन चला रहा है? पीटीआई की गवर्नमेंट में होते हुए भी काम होता था। भाई वो गलत होता था अगर होता था तो। उस वक्त हलाल था, आज हराम हो गया। उस वक्त भी गलत था, आज भी गलत है। हम ये कह रहे हैं कि लोगों के बुनियादी, तो फिर आपने माफी मांगी कि हमने गलत किया लोगों के साथ? भाई हमने तो नहीं किया ना, वो ये कह रहे हैं जो वो करते थे, वाडा साहब कह रहे हैं वो करते थे, बहुत सादे थे। हमने उस वक्त आईन और कानून की बालादस्ती के लिए काम किया और आज भी करना चाहते हैं। ठीक है, इशू ये आदिल भाई, मैं ब्रेक ले लूं ताकि आप डिटेल से जरा इसका जवाब दें आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक जी। वाडा साहब, आप ब्रेक से पहले बात कर रहे थे। साहब देखें, आप लोगों के ऊपर ना बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि आप लोगों के फोरम्स लोग देखते हैं, सुनते हैं, और आप लोगों के ऊपर कोई इल्ज़ामात नहीं है। अल्लाह की मेहरबानी है आप लोगों को। 18 जो लीडर्स हैं ना, इनको कैफे किरदार तक पहुँचाना ज़रूरी है, वरना ये 6.25 करोड़ जवान बच्चा है ना, ये बिलबिला उठेगा। और जो भी अब इस गेम के अंदर पहले वाला, दूसरा नहीं, तीसरा चौथा, ABCD की जो सारी गेम गुलदस्ते खुलते फूलते समेटते हैं, ये चैप्टर क्लोज होना चाहिए। PDM पार्टीज इंक्लूडिंग PTI इज नॉट एक्सेप्टेबल। इन्हीं पार्टियों में से आप जमहूरी लोगों को, यंगस्टर्स को ले आए, और ये जो नलायक औलाद थोपने का कहानी चल रही है वो भी एक्सेप्टेबल नहीं। और किसी के पास कोई मंशूर नहीं, कोई प्रोग्राम नहीं, किसी के पास नहीं है, और बातें दावे बड़ी बड़ी कर रहे हैं। भाई अगर कोई मैदान में होगा तो जीत जाओगे, और ये गवर्नमेंट चलेगी कितने दिन? अगर मियाँ साहब ख्वाहिशात के मुताबिक अगर उनको मिल भी जाती है जो चीज़ें मांग रहे हैं वो, तो 12 महीने 11 महीने उनके खमीर में है, और अगर उनका कोई कारिंदा है तो 16-17 महीने चलेगी। इलेक्शंस तो इलेक्शन होके, मुझे ये समझाएं कि ये सब कानूनी तरीके से होगा या आउट ऑफ द बॉक्स होगा? सर इस मुल्क में जिस वक्त सर एग्रीड, मैं आपसे पूछ रहा हूँ ये होना कैसे चाहिए, मेरा सवाल आपसे।
हो रहा कैसे चाहिए? हो रहा तो ऐसा चाहिए कि 18 के 18 लोगों के केसेस की फाइलें बड़ी क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर। प्रिजन वैन भेजे, मैंने अपनी गाड़ियाँ भेजते, गाड़ी में बिठाएं, जेल के अंदर डालें, खान साहब के बराबर वाली सारी बैरिक्स भर दें। इसका पाकिस्तान आप देखें कैसे तरक्की कर। और इलेक्शन करा देना कि 24 करोड़ में ये 18 लोग ही हैं। तो ये जब सारी पार्टियां इकट्ठी हो जाएंगी तो आप नहीं समझते कि एक और महाद खड़ा हो जाएगा? क्यों इकट्ठी क्यों होंगी? अगर पीएमएलएन से अच्छी शक्ल आ जाए, पीपल्स पार्टी से अच्छी शक्ल आ जाए, पीटीआई से अच्छी शक्ल आ जाए तो आपको प्रॉब्लम है? नहीं, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं आपसे कुछ और बात कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं ये तमाम लोग इकट्ठे हो जाएंगे जब ग्राउंड पे, तो फिर एक नया चैलेंज खड़ा होगा ना इन सबका। फिर भाई ये सारा माहौल क्रिएट किया जा रहा है, पीएमएलएन के लिए ड्रामा क्रिएट किया जा रहा है, और सारे के सारे सिर्फ इसलिए सारी चीजें। कौन सा ड्रामा? ये इसके लिए कि अब इलेक्शन डिले क्यों किया, इसलिए कि उनको पता था कि पीटीआई जीत जाएगी, इररिस्पेक्टिव कि उनकी सारी पॉलिटिकल लीडरशिप जो है जेलों में पड़ी हुई है, उसके बावजूद इलेक्शन नहीं कराया जा रहा। वरना ये 60 डेज में ना इलेक्शन करा लेते। वो जो इनका मकसद ये है कि किसी तरीके से डिले। किसके लिए बैठा था? हमारे लिए। किसके लिए बैठा था? हमारे लिए। किस लिए बैठा था? इसलिए बैठाया गया था ताकि पीटीआई का वोट कम किया जा सके, इनको विसाखियों के जरिए खड़ा किया जा सके, और इनकी सीटें कम करके इनको इक़्तिदार के लिए जब चाहे हटा दें। खान साहब इज ऑन रिकॉर्ड बिफोर बिकमिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने कहा अगर मुझे मेजॉरिटी ना मिली तो मैं पावर नहीं लूंगा। तो जब आरटीएस पे आपकी सीटें कम कर दी गई थी, आपने पहले भी तो धरने दिए, आपने पहले भी तो एहतजाज किया, आपने क्यों पावर लिया? पावर ना लेते? चलो ले लिया ना, हमने तो मुल्क को सुधारना था, मुल्क को हमने बनाना था। फैसल वाडा साहब, थैंक यू सो मच। शुएब शाहीन साहब, आपका बहुत शुक्र। दोनों मेहमानों का आपने नाज़रीन गुफ्तगू सुनी। प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली उसूल की नहीं लड़ाई, कुर्सी की लड़ाई है, और कुर्सी के लिए एक दूसरे को तमाम लोग पछाड़ने में लगे हुए। देखना यह है कि जब रिंग सजेगा तो कौन सा पहलवान जो है वो उस अखाड़े में बचता है। आदिल अब्बासी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।